हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी RBSc 12th फिजिक्स आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ 12th के लेसन नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश की बात कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कूलाम के नियम की बात की। इस लेक्चर में हम परावैद्युतांक की बात करेंगे। परावैद्युतांक को एप्सिलॉन r के द्वारा एप्सिलॉन r के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परावैद्युतांक होता क्या है, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। कूलाम ने क्या किया, दो आवेशों को लिया, निश्चित मान के आवेश लिए और उन दोनों आवेशों को निश्चित दूरी पर रख दिया। मान लो ये दो बिंदु दो आवेशों को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये Q1 है, Q2 है। इन दोनों के मध्य निश्चित दूरी उसने ली और निश्चित दूरी का मान मैंने मान लिया कितना है, R है। कूलाम ने क्या किया, इन दो निश्चित आवेशों को लिया, निश्चित दूरी पर रखा और उसने देखा, उसने एक बार इनको वायु में रखकर देखा, एक बार उसने निर्वात में रखकर देखा, एक बार उसने जैसे जैसे उसने माध्यम चेंज किए तो उसने माध्यम चेंज करने के साथ साथ उसने देखा कि माध्यम बदलने पर विद्युत बल के मान में भी परिवर्तन हो रहा है। कूलाम ने क्या दिखाया, दो आवेश लिए निश्चित मान के, उन्हें निश्चित दूरी पर रख दिया। जैसे उसने निश्चित दूरी पर रखा तो निश्चित दूरी पर रखा और उसने क्या करा, माध्यम बदलते हुए देखा। तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे उसने माध्यम बदला तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान भी बदलता जा रहा है। कूलाम ने देखा कि सबसे ज्यादा लगने वाला बल निर्वात या वायु में था। जब उसने दोनों आवेशों को निर्वात या वायु में रखा तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान सबसे अधिकतम था। तो इसी आधार पर परावैद्युतांक की परिभाषा निकलती है। तो परावैद्युतांक की परिभाषा बताने से पहले मैं आपको इसके सूत्र के बारे में बता देता हूं। तो परावैद्युतांक का सूत्र क्या होता है, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल बटा अन्य किसी माध्यम में या आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो यहाँ से परावैद्युतांक की परिभाषा क्या निकलती है दोस्तों, कि निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल और अन्य किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यह हम बोल सकते हैं निर्वात के सापेक्ष अन्य किसी माध्यम में लगने वाला बल परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परावैद्युतांक की परिभाषा आप लोग ध्यान से लिखना। क्या निकलेगी परिभाषा, यहाँ से पढ़ना, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल और अन्य किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखनी है। सिंपल सी परिभाषा लिखाने से पहले कूलाम ने क्या किया उसके बारे में मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। कूलाम ने दो स्थिर मान के आवेशों को निश्चित दूरी पर
रखकर अलग अलग माध्यमों में लगने वाले विद्युत बल का अध्ययन किया। क्या किया उसने? माध्यम बदल बदल कर देखा कि क्या होता है। अलग अलग माध्यमों में लगने वाले विद्युत बल का अध्ययन किया। उसने पाया कि माध्यम बदलने पर दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान भी बदलता जाता है। आवेशों के मध्य सबसे अधिक बल निर्वात या वायु में लगता है। निर्वात या वायु में लगता है। तो ये तो बात की अपन ने परावैद्युतांक के बारे में कूलाम ने क्या कहा। इसके जस्ट नीचे में परावैद्युतांक की परिभाषा आप लोगों को लिखा देता हूँ। परावैद्युतांक किसे कहते हैं? परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? देखना आप, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल व निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल व अन्य किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या है परिभाषा? निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल व अन्य किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहा जाता है। इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, इसे मैं सूत्र के माध्यम से भी लिख देता हूँ। इसके नीचे आप इसका सूत्र लिख लेना। परावैद्युतांक का सूत्र लिख रहा हूँ मैं। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर, आप लोग इस सूत्र को भी नोट करते जाना। निर्वात या वायु में लगने वाला बल, विद्युत बल या बल बटा किसी माध्यम में लगने वाला बल।
दोस्तों इसके नीचे आप लोग ध्यान से देखते जाना, मैं इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। देखो एप्सिलॉन आर की जगह तो एप्सिलॉन आर आ गया। निर्वात या वायु में लगने वाले बल को मैं एफ नोट के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ। नोट का मतलब होगा जहाँ इस नोट का अर्थ है निर्वात या वायु। अन्य किसी माध्यम की बात करेंगे तो मैं यहाँ अन्य किसी माध्यम में लगने वाले बल को कैसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, एफ और इसके नीचे एम, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि जब मैं एफ नोट लिखूँ तो आप लोग समझ जाए या निर्वात या वायु की बात कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर एफ एम लिखूँ तो आप लोग समझ जाना कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ सर, अन्य किसी माध्यम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से समीकरण नंबर कौन सी बन जाएगी, ये 1। आगे आप लोगों को मैंने कूलाम का नियम बताया था, तो कूलाम के नियम में आप लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, एफ नोट बराबर या एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखो एफ नोट का मान कितना होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर निर्वात है तो यहाँ भी निर्वात वाला जगह आएगा। देखो दोनों आवेश समान है। अपन ने कूलाम के नियम को परावर्तनांक लिखने से पहले लिखा कि दो स्थिर मान के आवेश स्थिर दूरी पर, तो दोनों के मध्य दूरी कितनी मानी थी मैंने, r, तो यहाँ कितना जाएगा आर स्क्वायर। समीकरण नंबर बन गई ये 2। इसी प्रकार अन्य किसी माध्यम के लिए एफ का मान कितना होगा, 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नोट की जगह यहाँ केवल कितना आएगा, एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन का मतलब होता है अन्य किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और यहाँ कितना आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर ये कौन सी बन जाएगी आप लोगों के 3। आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 व 3 से मान आप लोग क्या रखोगे समीकरण नंबर 1 में। तो दोस्तों यहाँ आगे देखना, समीकरण नंबर 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, जैसे आप एफ ने रखोगे तो एप्सिलॉन आर क्या बनेगा, और एफ एम की जगह आपको एफ नोट की जगह क्या रखना है आप लोगों को, देखो दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन एम की जगह क्या रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो Q1 Q2 1 से आर स्क्वायर कट चुका है, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट चुका है। देखो बटा के बटान संख्या देगी तो एप्सिलॉन नोट तो कहाँ आएगा नीचे, और एप्सिलॉन आर कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना बनेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर आपकी कौन सी हो जाएगी, ये 4। आप चाहें तो यहाँ पर एप्सिलॉन का मान निकाल सकते हो, तो एप्सिलॉन का मान कितना निकल जाएगा, एप्सिलॉन बराबर निकलेगा, ये इधर गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर आप लोगों के कौन सी हो जाएगी 5। दोस्तों यहाँ से भी हम परावर्तनांक की परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ से परावर्तनांक की परिभाषा क्या निकलेगी, किसी माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को परावर्तनांक कहते हैं। जहां मैं आप लोगों को इन तीनों के अर्थ लिखवा देता हूं। समीकरण नंबर 4, परावर्तनांक के व्यंजक को प्रदर्शित करती है। यहाँ मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ कौन सी चीज़ क्या काम आ रही है। यहाँ एप्सिलॉन आर तो क्या बताएगा, परावर्तनांक को बताएगा। एप्सिलॉन नोट क्या बताएगा, निर्वात की विद्युतशीलता को बताएगा। जबकि एप्सिलॉन किसको बताएगा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता को बताएगा। दोस्तों आप लोग सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। कर लिया होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को एक और बात सीख बता देता हूँ, परावर्तनांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है।
क्योंकि यह एक दूसरे के सापेक्ष देखी जाती है, क्योंकि अन्य माध्यम को निर्वात के सापेक्ष हम लोग देख सकते हैं। आप लोगों को एक सारणी बनानी है जिसके अंदर अलग अलग माध्यमों की अलग अलग विद्युतशीलताएं लिखनी है। तो आप लोग एक सारणी बनाना, जिसका नाम होगा कुछ महत्वपूर्ण माध्यमों के पराविद्युतांक। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या लिखोगे, एक साइड तो लिखना माध्यम, एक साइड तो लिखना आप माध्यम और एक साइड लिखना आप पराविद्युतांक। बीच में अंडरलाइन कर लेना। इस सारणी के माध्यम से हम अलग अलग माध्यमों के पराविद्युतांक का मान नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु की। वायु के पराविद्युतांक का मान होता है 1.00059, इसलिए वायु के पराविद्युतांक को केवल 1 लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे निर्वात की। निर्वात के पराविद्युतांक का मान भी कितना होता है दोस्तों, 1। उसके बाद अपन बात करेंगे ऑक्सीजन के पराविद्युतांक के बात करेंगे तो ऑक्सीजन का पराविद्युतांक होता है 1.0053। उसके बाद हम बात करेंगे कांच के पराविद्युतांक की। कांच का पराविद्युतांक होता है 5 से 10 के बीच, ये माइनस नहीं है, इसका मतलब है 5 से लेके 10 के बीच। उसके बाद हम बात करेंगे रबड़ के पराविद्युतांक के बारे में, और रबड़ का पराविद्युतांक जो होता है वो होता है 7। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लिसरीन के पराविद्युतांक के बारे में। ग्लिसरीन का पराविद्युतांक जो होता है वो होता है 42.5। इसके बाद हम बात करेंगे आसूत जल की। आसूत जल का पराविद्युतांक, आसूत जल का जो पराविद्युतांक होता है वो होता है 80। लास्ट अपने बचा है, आप लोग उसे साइड में नोट कर लेना। इसके बाद लास्ट बचा है, आप लोगों को मैं इधर लिखा देता हूँ। लास्ट जो बचा है अपने पास वो बचा हुआ है सुचालक का पराविद्युतांक होता है अनंत। तो दोस्तों, हमने आज इस लेक्चर में पराविद्युतांक के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पराविद्युतांक नाम का ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। फिर भी आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।